प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे साथ बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न की ये सीरीज, जिसमें आज हम लोग 21वां पार्ट इसका देखेंगे। इससे पहले 20 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर लाइन से सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप उन्हें जरूर देखिएगा। ये सारे लेक्चर आपके यूपी कैटेट, ICAR और BHU के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आप इन्हें रिवाइज करते चलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सभी में शेयर करिए, और ताकि सभी लोगों तक ये सीरीज़ पहुंच सके। तो इसमें टोटल आप सबको पता है कि 25 लेक्चर आने वाले हैं। इसके 4 लेक्चर बचे हैं, और आज का ये जो लेक्चर है ये लगभग आपको 55 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें जो टोटल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 55 मिनट में 176 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 176 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण टॉपिक से देखेंगे। तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है 92 35 12 60 64। बहुत से स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम 400 प्लस स्टूडेंट ने अब तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा है। तो अगर आपने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है बच्चों, तो आप सभी लोग इस नंबर पर जो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 92 35 12 60 64, इसे कॉपी में नोट कर लें अलग से। बाद में आप जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी अलग अलग टीचर्स के द्वारा तैयार की गई है। ये आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो आप सब ICAR, BHU और यूपी कैडेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही कम इसका चार्ज रखा गया है। आप सब व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जंतु जगत का वर्गीकरण। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का कौन होता है? पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल की आकृति का जंतु होता है। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल की आकृति का होता है। आगे देखिए, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद। ठीक है, अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th क्वेश्चन है आपका, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका 6ठा क्वेश्चन, पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका आंत। कहाँ पाया जाता है? आंत में। मनुष्य के किस अंग में, मतलब कहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है? तो आंत में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? मनुष्य में होता है ये पेचिस, या पेचिस कह लीजिए, मतलब पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो पेचिस के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है वो होता है आपका एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा जो है वो उत्तरदायी होता है पेचिस के लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो इसका आंसर है आपका, जो आपका प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है, तो वहाँ पे भी आप यही क्वेश्चन करेंगे, यही आंसर करेंगे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। कई बार पूछ देगा कि प्लाज्मोडियम किस तरह का प्रोटोजोआ है, तो इसमें भी आप यही कर देंगे कि यह मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10th। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, काला अजार। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो काला ज्वार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? यह है आपका लिस्मेनिया। ठीक है, लिस्मेनिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग पैदा करता है
ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, निद्रा रोग कौन पैदा करता है? ट्रिपैनोसोमा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो इसका आंसर है आपका किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा। आगे देखिए अगला है आपका, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। जापान में उपहार स्वरूप जो भेंट किया जाता है वो यूप्लेक्टेला है। ठीक है, यूप्लेक्टेला भेंट किया जाता है जापान में उपहार स्वरूप। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन है आपका, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से क्या जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला जापान में उपहार स्वरूप भेंट भी किया जाता है और यूप्लेक्टेला वीनस के फूलों की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए 17 क्वेश्चन, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम। ठीक है, अस्कुलम कहलाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? रक्त नहीं होता है किसमें, लेकिन वो श्वसन करता है। तो इसका आंसर है आपका हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है आपका ये सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। ठीक है, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, कौन सा है? ये है आपका टेंटेकिल्स। ठीक है, टेंटेकिल्स जो है वो हाइड्रा का प्रचलन अंग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक तरह का एक समुद्री जीव है। ठीक है, प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑरेलिया। ठीक है, जेलीफिश के नाम से ऑरेलिया को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्या है? समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका किसे? मैट्रीडियम को। ठीक है, मैट्रीडियम को समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है किसे? फाइसेलिया को। ठीक है, फाइसेलिया को जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अमृतत्व का गुण पाया जाता है। अमृतत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, अमृतत्व का गुण किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपटे कृमिकों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? चिपटे कृमिकों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर है आपका प्लेटी हेमिन्थीज। ठीक है, प्लेटी हेमिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है चिपटे कृमिकों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, फीता कृमि
टैप वॉर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीताकृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो ये है फीताकृमि आपका प्लेंटेहेमिथीज का, ठीक है, जिसमें चिपटे क्रमिकों को रखा गया है। उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण प्राणी कौन है? फीताकृमि इसी संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका आंसर है आपका फीताकृमि जो है वो मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन है 31, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका जो आंसर है 31 का आंसर जो है सूअर का मांस खाने से, ठीक है। सूअर का मांस खाने से, सूअर का अधपका मांस खाने से जो है वो फीताकृमि मनुष्य के आंत तक पहुंचता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 32 है आपका, गोलकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो गोलकृमि या सूत्रकृमि को निमेंथलीमीज के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। निमेंथलीमीज के अंतर्गत रखा गया है किसे? गोलकृमि और सूत्रकृमि को इस संघ के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर जो है वो आपका है एस्कैरिसिस, ठीक है। एस्कैरिसिस रोग उत्पन्न होता है एस्कैरिस द्वारा मनुष्य के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपका, फाइलेरिया नामक रोग होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है या किसके द्वारा उत्पन्न होता है फाइलेरिया रोग? तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन बी है आपका। इसमें फाइलेरिया नामक रोग जो उत्पन्न होता है वो बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा होता है, ठीक है। बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? एस्कैरिस पाया जाता है, एस्कैरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में, ठीक है। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। अगला क्वेश्चन देखिए 36, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर है आपका फेरिटिमा पोस्टुमा निम्न में से केचुआ जो होता है उसका एक वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्थुमा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है आपका हीमोसाइनिन, ठीक है। हीमोसाइनिन जो है वो केचुए में उपस्थित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि वह जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि जो केचुआ होता है वह जमीन को छिद्रयुक्त बनाता है और जो मिट्टी होती है मिट्टी में O2 की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो इसका आंसर होता है कि केचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता, ठीक है। केचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो इसका आंसर है आपका भूमि को पोली करके, ठीक है। केचुआ भूमि को पोली करके किसानों को लाभ पहुंचाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, कीटों में जो कीट होते हैं, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, ठीक है। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। उसका श्वसन अंग जो होता है वो होता है वातक, ठीक है। उसका श्वसन अंग जो होता है कॉकरोच का वो होता है वातक और इस वजह से वह जल में जीवित नहीं रह सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट उपयोगी नहीं है पूछा है। तो रेशम कीट से रेशम बनता है, मधुमक्खी से शहद बनता है, लेडी बर्ड से भी ये भी उपयोगी है। जो यहाँ पर
घरेलू मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ जो होती हैं ये उपयोगी नहीं है, ठीक है, घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, मच्छर में लाल खून का उभर आना, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है, किस पर पोषण के कारण होता है? तो इसका आंसर है आपका स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी पर पोषण के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, लाह उत्पन्न होती है, लाह कैसे उत्पन्न होती है? कीटों के शरीर के श्रवण से, ठीक है, कीटों के शरीर के श्रवण से। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा 45 क्वेश्चन का कि लाह उत्पन्न होती है कैसे? कीटों के शरीर के श्रवण से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो इसका आंसर है आपका रेशम कीट के प्यूपा से, ठीक है, रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 47 क्या है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, जो घरेलू मक्खी होती है उसका लार्वा कहलाता है मैंगोट, ठीक है, घरेलू मक्खी का लार्वा जो होता है वो क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है, ठीक है। ये थे आपके 46 क्वेश्चन। इसके आगे देखेंगे हम लोग 48 क्वेश्चन है आपका। 48 क्वेश्चन क्या है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है बिच्छू का जो विष होता है वो उसके डंक में होता है, ठीक है, बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 49, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसका आंसर है आपका तितली की आंखें रात में इसलिए चमकती हैं क्योंकि टेप्टिटम लुसिडम होता है उनकी आंखों में, ठीक है, टेप्टिटम लुसिडम के कारण चमकती हैं, ठीक है, किस कारण चमकती हैं? टेप्टिटम लुसिडम के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निद्रा रोग फैलाती है, निद्रा रोग फैलाती है, कौन जो है वो निद्रा रोग फैलाती है? तो इसका आंसर है आपका सीसी मक्खी, सीसी मक्खी जो है वो निद्रा रोग फैलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 क्या है, मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है, मनुष्य में काला जार फैलाने वाला रोग फैलाने वाला मच्छर है, कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई जो है ये मच्छर ये काला ज्वार फैलाने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, कीट वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है, तो वो लक्षण क्या है? इसमें उनके कितने पाद होते हैं, कितने जोड़ी? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3 जोड़ी पाद होते हैं, ठीक है, जितने भी जंतु कीट वर्ग के जंतु हैं उनके 3 जोड़ी पाद होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो इसका आंसर है आपका मादा एनोफिलीज, ठीक है, जो मादा एनोफिलीज होती है वो मलेरिया रोग का वाहक है, ठीक है, कभी भी नर मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, मादा जो होती हैं मादा एनोफिलीज जो होती हैं उनसे होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, कटल फिश के नाम से जाना जाता है, कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो कटल फिश किसे कहते हैं? सीपिया को, ठीक है, सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस क्या है? तो इसका आंसर है आपका एक मृदु कवची होता है, ठीक है, मृदु कवची होता है, ऑक्टोपस मृदु कवची होता है। अगला क्वेश्चन है 56, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस, ठीक है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्टोपस में 8 होती है भुजाओं की संख्या, कितनी होती है? 8 होती है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या। अगला क्या है 58, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी है, एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी है कौन सी? नियोप्लिना, नियोप्लिना, ठीक है, एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी यानी जोड़ने वाली कड़ी जो इनको है वो है नियोप्लिना। अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, तारा मछली
यानी स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इसका आंसर है आपका तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का है? तो इसका आंसर क्या है आपका? इकाइनोमेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है तारा मछली या स्टारफिश। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 60। अरस्तु का लालटेन है। अरस्तु का लालटेन है, क्या है अरस्तु का लालटेन? यह है एक समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। अरस्तु का लालटेन समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है किसे? तारा मछली के नाम से एस्टेरियस को जाना जाता है। ठीक है, एस्टेरियस को जाना जाता है तारा मछली के नाम से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, मछली की विशेष संरचना। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है वो होती है उसके जो गिल्स। ठीक है, मछली के गिल्स जो होते हैं वो उसे सांस लेने में मदद करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियों के हृदय की विशेषता है। मछलियों के हृदय की क्या विशेषता है? तो मछलियों के हृदय की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है आपका मछलियों के हृदय की विशेषता है क्योंकि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 64 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? कौन सा जीव वास्तव में मछली है? इसका आंसर है समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा एक वास्तव में मछली है। अगला क्वेश्चन है 65। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन मछली नहीं है? कौन मछली नहीं है? स्टारफिश जो है वो मछली नहीं है। स्टारफिश मछली नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? कौन वास्तविक मछली है? तो इसका आंसर है आपका फ्लाइंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश जो है वो वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, निम्न में से कौन एक मीन है? कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक मीन है। ठीक है, फ्लाइंग फिश एक मीन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है आपका, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या है आपका? मछली। ठीक है, मछली। सर्वाधिक जीव की संख्या क्या है? मछली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, सबसे विषैली मछली है। सबसे विषैली मछली है, मुझे मक्खी दिख रहा है सबसे विषैली मछली है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए, पाषाण मछली। ठीक है, सबसे विषैली मछली जो होती है वो होती है पाषाण मछली। अगला क्वेश्चन है आपका 71 क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, तो कौन सी है? यह है आपकी गेम्बूसिया। ठीक है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गेम्बूसिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है? वे सांस नहीं ले पाती हैं, इस कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है, 0 हड्डियां होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, एफीबिया बनाता है। एफीबिया बनाता है, क्या बनाता है? एफीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि जो आपको कई बार बारिश जब होती है तो
कुएं में या फिर तालाब से आवाज़ आती है मेढक के टटर करने की, तो जो वो आवाज़ करते हैं वो सिर्फ नर मेढक ही करते हैं। ऐसा क्यों है? तो जो इसका आंसर है न कि केवल नर मेढक ही टटराते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है कि मादा मेढक जो होते हैं, मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते। समझे? मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते, वो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका टेडपॉल। ठीक है, टेडपॉल। अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे लाइन से, जो केचुए के ऊपर थे, इधर हम लोग अभी फिर इसके बाद मछली के ऊपर सारे क्वेश्चन आए, अब जो है वो मेढक के ऊपर आ रहे हैं। फिर इसी तरह करके अभी कई एक एक टॉपिक शुतुरमुर्ग वगैरह पे भी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर करिए इसे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर, बोर मत होइए, इंटरेस्ट लीजिए जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। अगर आपको कोई जानकारी मिल रही है तो आप उसे एब्जॉर्व करिए। ठीक है, उसे सीखिए, चीज़ों को जानिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्यों? क्योंकि क्या मतलब उसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो है वाक कोष्ठ के कारण। ठीक है, वाक कोष्ठ के कारण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी है, कौन सा है शीत रक्तीय प्राणी? तो इसमें जो है वो मछली भी शीत रक्तीय प्राणी है। इन लोगों का रक्त जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, ठंडा होता है, मछली का भी, मेढक का भी, छिपकली का भी। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है शीत रक्तीय प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है। मेढक पानी में या फिर पानी के आसपास पाया जाता है, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, श्वसन त्वचा के द्वारा करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, निम्न तापक्रम पर किस जंतु को प्रसुप्ति को कहते हैं? निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। निम्न तापमान पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहा जाता है, और उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को एस्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, निम्न पर हाइबरनेशन और उच्च पर एस्टिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। 83 क्वेश्चन क्या है देखिए, नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? यह है आपका कछुआ। ठीक है, नृशंस प्राणी कछुआ है, कछुए की आंखें नहीं होती। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, निम्न में से किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती है? अश्रुग्रंथि घड़ियाल में नहीं होती है। ठीक है, किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में अश्रुग्रंथि नहीं होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदस्य होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदस्य होती हैं? तो इसका आंसर है आपका स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। ठीक है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदस्य होती हैं? तो इसका आंसर है आपका स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे विषैला सांप है। सबसे विषैला सांप है कौन सा? करैत। ठीक है, सबसे विषैला सांप जो है वो कौन सा है? करैत है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, पहला है करैत, दूसरा समुद्री सर्प, तीसरा वाइपर। तो यहाँ पर जो विषैला सर्प नहीं है वो है आपका पाइथन। ठीक है, पाइथन जो है वो विषैला सर्प नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका,
घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। ठीक है, जो किंग कोबरा होता है वो घोंसला बनाकर रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ये था भेड़। ठीक है, पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसका आंसर है आपका जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है आपका, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर है मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है वो क्या है क्वेश्चन, विषैली छिपकली है। विषैली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा। विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, उड़न छिपकली है। उड़न छिपकली कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका ड्रेको। ठीक है, ड्रेको जो है वो उड़न छिपकली है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णकी लवक के कारण। ठीक है, वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? त्वचा से। ठीक है, त्वचा से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 97, पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां होती हैं कैसी? वातिल। ठीक है, वातिल होती हैं। अगला क्वेश्चन 98 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो इसका आंसर क्या है आपका डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो है वो भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी है। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी है कौन सा? शुतुरमुर्ग। ठीक है, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है आपका गुंजन पक्षी। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे इसे। ठीक है, आज आप यहाँ से 1 2 3 करें बोलेंगे। ठीक है, जल्दी होगा। आगे देखिए, शब्दिनी किसके वाक्य यंत्र हैं? शब्दिनी किस में वाक्य यंत्र हैं? तो इसका आंसर है आपका पक्षी। ठीक है, पक्षी। 2 देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहील पक्षी है, मतलब जो नहीं उड़ सकता, उड़नहील पक्षी है। तो इसका आंसर है आपका कीवी। ठीक है, कीवी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो इसका आंसर है आपका जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक है, पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच। आपको पता है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है, उड़ने में असमर्थ है लेकिन दौड़ने में सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, पक्षी श्रेणी में आता है, तो वह कौन है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, वह विलुप्त हो चुका है
जिसके चोंच में दांत था, तो इसका आंसर है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जो था इसके चोंच में दांत था, ये विलुप्त हो चुका है। आगे देखिए, अगला है आपका आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था, किसके बीच की योजक कड़ी था, तो इसका आंसर है आपका सरीसृप तथा पक्षियों के। ठीक है, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर है आपका मोर का। ठीक है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का नाम है वैज्ञानिक नाम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका किस पक्षी के दांत थे, किस पक्षी के दांत थे, तो मैंने ये बताया अभी, इसके चोंच में दांत थे, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, जो पीछे की ओर उड़ता है, तो गुंजन नाम का पक्षी होता है, गुंजन पक्षी, यह पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है। अब लोग देखते हैं कि छिपकली दीवार पर चिपकी रहती है और नीचे गिरती नहीं है, चलती रहती है, तो किसकी उपस्थिति के कारण चलती रहती है या चढ़ी रहती है, तो अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिली युक्त गद्दियाँ। ठीक है, उसके अंगुलियों पर उसकी उंगलियों में ऐसी लैमिली युक्त गद्दियाँ होती हैं, जिसको मतलब रख के जब प्रेस करती है वो, तो ऑटोमेटिक वो उस पर चिपकती चली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, जो शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो ये है शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग ऐसा करता है, शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो इसका आंसर है आपका स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनमें चार कोष्ठीय हृदय होते हैं और श्वेत ग्रंथियां भी होती हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ब्लबर क्या होता है, ब्लबर क्या होता है, तो ब्लबर होता है सघन वसा की परत। ठीक है, ब्लबर कहते हैं सघन वसा की परत को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं, कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो इसका आंसर है आपका मछली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो मछली स्तनधारी प्राणी नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, डॉल्फिन को स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हेल स्तनधारी है, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां जरायुज व बाल होते हैं। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां जरायुज व बाल होते हैं, इसलिए व्हेल स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 19, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका व्हेल जो है वो विशालतम स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 120 क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। ठीक है, बाघ जो है वो राष्ट्रीय स्तनी है। देखिए बीपीएससी बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 1994 का, और ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्तनी के हृदय में कोष्ठक होते हैं, ये मैंने भी आपको बताया ऊपर, स्तनी के हृदय कोश में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 ये है आपका, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किस में होते हैं, आरबीसी सेल्स आप जानते हैं ये होते हैं स्तनी में। ठीक है, आरबीसी होते हैं स्तनी में, आरबीसी होते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, व्हेल के हृदय में आपको पता ही एक स्तनी है, तो इसमें 4 चेंबर होते हैं। अगला देखिए, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है,
तो आपको पता है कि जो आधुनिक मानव है, जो मनुष्य होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, नो डाउट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसका मैंने बताया था रीजन, टेप्टिटम लुसिडम के कारण। बिल्ली का बताया था, अभी एक जानवर और का बताया था, तो ये टेप्टिटम लुसिडम के कारण चमकती हैं। अगला क्वेश्चन है 26, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चमगादड़ में। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 27, ये है अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ लेता है क्योंकि इसके मुख से उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगें। ठीक है, इसके मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128, मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक या वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर है आपका होमो सेपियंस। मैंने अभी बताया था ऊपर, होमो सेपियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन होमो सेपियंस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को जो है वो पालतू बनाया था। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 130 क्वेश्चन, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से क्या प्राप्त करता है? तो इसका आंसर जो है वो आपका, वो गर्भ में खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? कौन सा अंडज स्तनी है? तो इसका आंसर है आपका मोनोट्रीम। ओके, मोनोट्रीम। ठीक है, अंडज स्तनी कौन सा है? मोनोट्रीम। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका कंटीला चींटीखोर। ठीक है, कंटीला चींटीखोर जो है वो अंडा देने वाला स्तनधारी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी जो होता है वो चमगादड़ है। ठीक है, नियत तापी प्राणी कौन है? चमगादड़ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या है। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। वह स्तनधारी जो खतरे के समय पर गेंद के समान हो जाता है क्या कहलाता है? वह होता है कंटक चूहा। ठीक है, कंटक चूहा होता है, आप गूगल करिएगा तब देखिएगा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह कंटक चूहा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूरिक अम्ल। हाँ, यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? कौन नियत तापी प्राणी है? कौन एक नियत तापी प्राणी है? व्हेल। ठीक है, व्हेल जो है एक नियत तापी प्राणी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। ठीक है, मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला देखिए 38 क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बैबून। ठीक है, बैबून जो है सबसे बड़ा बंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी है वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक है, जिनका शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, अनियत तापी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है आपका
140, क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? हरित ग्रंथियां संबंधित हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर है कि हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 141, कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कूटक किसमें नहीं पाया जाता? शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 है डायनासोर्स थे। डायनासोर्स सरीसृप जो लुप्त हो गए। ठीक है, डायनासोर्स सरीसृप थे जो कि लुप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका 143, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन जो है वो प्रतिस्कंदक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है 144। क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, मतलब किन दो वर्गों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है आपका सरीसृप व पक्षी। ठीक है, सरीसृप व पक्षी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? मोलास्का से किसका संबंध है? तो यहाँ पर हेलियोटिस का संबंध मोलास्का से है। ठीक है, हेलियोटिस का संबंध मोलास्का से है। आगे देखेंगे मैमथ पूर्वज हैं। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैमथ पूर्वज हैं किसके? हाथी के। ठीक है, हाथी के पूर्वज हैं मैमथ। हाथी का पूर्वज है मैमथ। आगे देखेंगे 147 क्वेश्चन, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। ठीक है, कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी आपको पता है व्हेल मछली है, जिसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। मैंने बताया है आज ही। ठीक है, याद रखिएगा चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गोरिल्ला है। ठीक है, गोरिल्ला है। अगला क्वेश्चन है 150। क्वेश्चन नंबर 150 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? मकड़ी जो है वो आपका कीट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 151, पांडा भी उसी कुल का है जिसका पांडा भी उसी कुल का है, मतलब कि पांडा के अलावा एक ही कुल के कौन से प्राणी दूसरा है? तो वो है भालू। ठीक है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है आपका, अधिकांश कीट शोषण करते हैं। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक यंत्र से। कैसे करते हैं शोषण? वातक यंत्र से करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कौन अंडे देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता? तो एकिडना। ठीक है, एकिडना जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। ठीक है, तो ये था आपका 53 क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? निम्नलिखित में से किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो इसका आंसर है आपका नागराज। ठीक है, नागराज। अगला क्वेश्चन है 155, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो इसका आंसर जो है वो मकड़ी। इसका आंसर क्या है? मकड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 156 क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका आंसर है आपका गेम्बुसिया। ठीक है, गेम्बुसिया को छोड़ देने से जो है इसे मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है 157 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? कौन एक कपी नहीं है? तो जो लंगूर है ये कपी नहीं है। ठीक है, ये कपी नहीं है। आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 176 देखेंगे पहले, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे ऊपर की तरफ चलेंगे अब, ठीक है। इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते? इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते? तो इसका आंसर है मिक्साइन। मिक्साइन के जबड़े नहीं होते। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव सहस लघुत्तम कपी है। मानव सहस लघुत्तम कपी है गिबन, ठीक है। मानव सहस लघुत्तम कपी है गिबन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 174 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन जो है वो भारत की गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। 173 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता, ठीक है, अजगर जहरीला नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 172, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है? जर्म प्लाज्म। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो इसमें किसमें दिखाई देता है? स्तनपायी में, ठीक है, स्तनपायी में दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 171 क्या है, विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्म बैंक, ठीक है, जर्म प्लाज्म बैंक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जर्म प्लाज्म बैंक 171 हो गया। इसके ऊपर से देखेंगे 170 से क्वेश्चन नंबर 170 से देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा आपको, ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब इससे ऊपर 169, इनमें से बेमेल कौन है? इनमें से बेमेल कौन है? तो इसमें 169 क्वेश्चन में आपका दाद क्रमी जो है ये बेमेल है, ठीक है, दाद क्रमी, ठीक है, बेमेल है। फीता क्रमी होता है, नरुआ होता है, अंकुश क्रमी होता है, लेकिन दाद क्रमी नाम का कुछ भी नहीं होता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 168 क्वेश्चन है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। विलोपन की कगार पर है सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है, तो ये कौन है? ढोल, ठीक है, ढोल जो है ना, इस नाम का ढोल नाम का एक शीर्षभक्षी परभक्षी है जो कि विलोपन की कगार पर है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167, निम्न में से कौन कीट नहीं है? कौन कीट नहीं है? तो इनमें से मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, ठीक है, मकड़ी कीट नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 166 क्या है, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो इसका आंसर क्या है? कॉकरोच और सिल्वर फिश, ठीक है, कॉकरोच और सिल्वर फिश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है आपका, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका पक्षियों के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए, ऑप्शन सी, ठीक है, ना कि ए, पक्षियों के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन है 164, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो इसका आंसर है आपका दूसरा कृंतक, ठीक है, दूसरा कृंतक जो है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। 163 क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी, ठीक है, पक्षी जो है वो कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 162 क्वेश्चन। 162 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक विलुप्त प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्राणी है? कौन एक विलुप्त प्राणी है? तो इसका आंसर है आपका यात्री कपोत, ठीक है, यात्री कपोत जो है एक विलुप्त प्राणी है। और क्वेश्चन देखेंगे क्या है,
मधुमक्खी में पुंपधुप होते हैं, मधुमक्खी में पुंपधुप होते हैं तो कितने होते हैं? जन नक्षम नर। ठीक है, मधुमक्खी में पुंपधुप होते हैं जन नक्षम नर। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? कौन सा पशु मांसाहारी है? तो इसका आंसर है आपका मच्छर जो है वो मांसाहारी होता है। ठीक है, मच्छर एक मांसाहारी में आता है। पिछला आगे और क्वेश्चन देखेंगे 159 क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उन्नयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? उन्नयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है आपका चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है वो, इसका आंसर क्या है आपका? चमगादड़। ठीक है, क्या है आंसर? चमगादड़। इससे ऊपर एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 158 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। डुगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? यह है आपका स्तनधारी। ठीक है, डुगोंग नामक समुद्री जीव एक विलोपन की कगार पर है, इसका नाम है, यह क्या है? स्तनधारी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैंने इसे बनाया है वीडियो को। 176 क्वेश्चन टॉपिक, इस एक ही टॉपिक के मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका। ठीक है, इसके बाद जो है वो मानव शरीर क्रिया विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन है, मानव के शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, वो भी आपके सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी टॉपिक हम कराएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत अच्छे से करिए, इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए, और आपके एक मैसेजेस का मैं वेट करता हूँ। तो आप अपने मैसेजेस करके मुझे बताया करिए कि आप कैसा लग रहा है, आपको कोर्स कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको रिलेवेंट लग रहे हैं या नहीं, जेन्यून हैं, आपको जुड़े हुए, आपको एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।